हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर। ये अभी आपको मैंने शेयर नहीं किया। ठीक है, चैप्टर 3 फिलहाल अभी ये चल रहा है, तो मैं आपको ये कंप्लीट करके इंशाल्लाह ताला स्लाइड आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, हमने कल स्टार्टअप लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेटा जाने से पहले, अब क्योंकि अब कम्प्लीटली आगे थ्योरी है, ठीक है, तो बहुत गौर से सुनना, की पॉइंट बनाओ, नोट करो, साथ साथ जो भी प्रॉब्लम है मुझसे साथ साथ पूछ लो। आवाज़ क्लियर है ना? जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी मैं आपको कि आपने क्या पढ़ा था लास्ट में, जो कि इसी से रिलेटेड था। वो क्या था कि भाई एटॉमिक रेडाई की बेसिस पे आपने पढ़ा था कि ट्रेंड क्या चल रहा है अक्रॉस द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द ग्रुप आपने पढ़ा था कि लेफ्ट टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीज हो रहा होता है, यानी साइज इंक्रीज हो रहा होता है एटम्स का। और उससे होता यह है कि जो न्यूक्लियर पुल वाली कहानी थी कि न्यूक्लियस के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसकी वजह से जो पुल था, जो अट्रैक्शन थी, वो साइज जहाँ डिक्रीज है वो सबसे ज्यादा होगी, और साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो वो न्यूक्लियर पुल कम होती चली जाएगी। उसकी बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और आपके पास साइज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्पेस बढ़ती जा रही है दोनों के बीच में साइज इंक्रीज होने की वजह से। अगर न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, तो हमने ये सजेस्ट किया या हमने ये प्रिडिक्ट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन वुड बी easier टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान हो जाएगा, और उससे होगा ये कि दैट इलेक्ट्रॉन विल बी easily पार्टिसिपेटिंग इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन बोलें या केमिकल रिएक्शन बोलें, तो इस केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन था न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल आपको पता है क्या होता है, और न्यूक्लियर पुल की वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो रहे थे, इजिली पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। सेम उसी ही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एक तरह से ये समझ लो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं एटम्स की। अब उसको हमने डिस्कस करना है कि डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में क्या हो रहा है और पीरियड में क्या हो रहा है। एटॉमिक रेडाई की बेसिस पे जब हमने पीरियड में देखा, तो पीरियड के अंदर ये हो रहा था कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इन डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज होने की वजह से ऑब्वियसली जो स्पेस थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट वुड बी डिक्रीजिंग एज वेल। अब वो डिक्रीज हो रही है, स्पेस कम हो रही है, तो न्यूक्लियर पुल बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, फोर्स ज्यादा होने की वजह से डिफिकल्ट हो गया लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। डिफिकल्ट हो गया उसे मजीद फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाना, या उसका बॉन्ड मेकिंग उसकी मुश्किल हो गई, डिफिकल्ट हो गई। तो रिएक्टिविटी इस बेसिस पे मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रही होगी। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आपने सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लाजमी बात है, आप नेगेटिव यानी माइनस साइन की बात कर रहे हो, माइनस चार्ज की बात कर रहे हो, यानी आप एन आयन की बात कर रहे हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आप रख लें कि भाई मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स आपके पास हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, कैटाइन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर एक और पॉइंट ऐड कर देंगे हम, क्या कि मेटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यानी मेटल आपके पास आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, नॉन मेटल की यानी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया नॉन मेटल ही होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल्स जो है वो लूज कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर टर्म है तो दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। और वो कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू नॉन मेटल्स, यानी दो नॉन मेटल मिलकर बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन आयनिक बॉन्ड में एक मेटल एक नॉन मेटल है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, लूज कर रहा है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहला रहा है। वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, कौन कर रहा है एक्सेप्ट? सामने नॉन मेटल मौजूद है, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कहला रहा है। तो एक
इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मिलेंगे यानी मेटल और नॉन मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक है इट इज ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉन मेटल्स, दैट इज व्हाई द बॉन्ड हेयर मेंशन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी मैं बात कर रही हूँ नॉन मेटल की, और नॉन मेटल के लिए मेरे पास बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन एटम। अब ये एटम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है एटम, कोई भी क्लोरीन एटम ले सकती हैं आप, नॉन मेटल होता है। उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में। लास्ट शेल में उस क्लोरीन एटम के जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एबिलिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, और क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन या बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कहला रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी एटम की कैपेसिटी, टेंडेंसी, उसकी सलाहियत या उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले यानी कि गेन कर ले, और गेन करने से आपको पता है नेगेटिव चार्ज आता है। तो किसी भी एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, नॉन मेटल की बात हो रही है, और नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो डेफिनेशन हो गई हमें क्लियर। अब ये फिनोमिना किस तरह अराइज हुआ, ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अभी आप एटॉमिक रेडाई में पढ़ा था कि पॉजिटिव न्यूक्लियस एबिलिटी टू अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी न्यूक्लियर पुल की बात हो रही है। वो न्यूक्लियस जहाँ पे पॉजिटिव यानी प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, सो ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो उस न्यूक्लियस की पॉजिटिव एबिलिटी यानी कि ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव चार्ज which is attracting the negatively charged electron which is obviously present in the outermost shell towards itself। ये यहाँ से ये फिनोमेना अराइज हुआ है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अब एक साइंटिस्ट का नाम है ये पॉलिंग। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग यानी साइंटिस्ट ने ड्राइव किया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी व्हाट, इनका नाम याद है? नहीं नहीं याद नहीं करने की जरूरत आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द ग्रुप और पीरियड क्या हो रहा है। ये आइडेंटिफाई करना या ये चीज जो एक तरह से डिस्कवर की वो इस साइंटिस्ट ने की, और वो क्या की कि हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, ये भी आपको प्रॉब्लली याद नहीं करनी होती, कुछ पास पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर चीजें देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद नहीं होती, बस आप ये ट्रेंड देख लेते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो इट इज डिक्रीजिंग। 1.5, 1.2, 2.2 से 1.5 हो रही है, 2.5 से 1.8। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है बस कि कहाँ इंक्रीज हो रही है कहाँ डिक्रीज हो रही है। अब कैसे और क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इस पर भी आएंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी लिखा है ऑब्वियसली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये रहा फ्लोरीन, इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 लिखी है, ठीक है। अब क्यों है कैसे है ये आगे पढ़ेंगे अभी। इट इज बेस्ट एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, लाजमी बात है अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है दैट मीन्स वो एटम सबसे ज्यादा रिएक्टिवली अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है, गेन कर सकता है। और अगर मैं इस ही फिनोमिना को या इसी ट्रेंड को अप्लाई करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं 7A के अंदर एलिमेंट्स, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे मजीद रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। कहने का मकसद ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप इन 7A ग्रुप, तो आपके पास रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि इट कैन इजिली अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लाजमी बात है वो गेन कर रहा है, तो कोई अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, तो वो इजिली बॉन्ड बना रहा है। अगर वो बॉन्ड बना रहा है इजिली तो वो इजिली केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का की जो वैल्यू है डिक्रीज हो रही है, डायरेक्टली सॉरी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं बात करती हूँ, आगे वाली एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर्स की, तो न्यूक्लियर चार्ज इज अ मेन फैक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वही न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। अब यहाँ पे आपके पास चार्जेस मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक ही ग्रुप में सेम चार्ज होता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव 1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि अट्रैक्शन ऑब्वियसली पता है आपको एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम।
An increase in the number of proton leads to an increase in nuclear attraction for the electrons in the outer shell. Therefore, an increased nuclear charge result in an increased electronegativity. ये क्या बात आई समझ? हमें ये समझ आई बात कि अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन से उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा जब प्रोटॉन नंबर। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बढ़ता है। अगर प्रोटॉन यहाँ पे 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 है सोडियम का। अगर मैग्नीशियम यहाँ पे 12 है तो इस मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉन भी 12 है। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इनकी अट्रैक्शन या न्यूक्लियर अट्रैक्शन हम कहें, ये इंक्रीज होती जा रही है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। यानी अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वो जो अट्रैक्शन है, डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या, कि टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो कि अक्रॉस द पीरियड हो रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसका रीजन या फैक्टर सबसे पहले आपके पास आ गया न्यूक्लियर चार्ज। ये बात क्लियर हुई है? जी। ठीक है। दूसरा आपके पास आ रहा है एटॉमिक रेडाई या रेडियस, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि क्या हो रहा है भाई, साइज कह सकते हो एटॉमिक रेडाई को, और हर तरफ एक ही रीजन है, क्या है? फिर से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये की पॉइंट है। इस की पॉइंट को आप हर ट्रेंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इसको याद रखो कि सारी चीजें याद रहेंगी। Electrons closer to the nucleus are more strongly attracted towards its positive nucleus. Those electrons further away from the nucleus are less strongly attracted, obviously. Therefore, an increased atomic radii result in decrease in electronegativity. Yani nuclear charge is having direct relationship with electronegativity. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर एटॉमिक रेडाई इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडाई का मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, स्पेस बिटवीन प्रोटॉन और न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ गया। ठीक, दो फैक्टर्स हो गए। ये इसी की डायग्राम आ गई आपके पास कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और सॉरी ये न्यूक्लियस है, और ये आपके पास कोई भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, यानी यहाँ पे आपके पास एटम ए एटम बी, ठीक है, अगर इसकी बॉन्डिंग होने जा रही है, या इसको मैं अगर सेपरेटली भी देखूं तो सेपरेटली यहाँ पे साइज कम है, साइज छोटा है, यानी एटॉमिक रेडाई डिक्रीज है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इन दोनों की ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ एटॉमिक रेडाई ज्यादा है, इंक्रीज हुआ है, साइज बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक रेडाई से, बट डायरेक्ट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियर चार्ज से। आगे आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, as atomic radius increase the nucleus has less of an attraction, लाजमी बात है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, nucleus is having less attraction for the bonding electron, causing atom A to have a higher electronegativity and then atom B। ये अब कंपैरिजन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, शील्डिंग पे आ जाते हैं। शील्डिंग कहते हैं एक तरह से हिंड्रेंस को या रेजिस्टेंस को, रुकावट को। अगर कहीं पे भी शील्डिंग इफेक्ट की बात होती है तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो लाजमी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी से अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट का रिलेशनशिप देखूं तो इट इज इनवर्स। कहीं शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी नहीं हो पाएगी। कैसे? यहाँ लिखा है फील्ड एनर्जी लेवल्स कैन शील्ड मास्क द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज कॉजिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू बी लेस अट्रैक्टेड। इस डायग्राम को गौर से देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है। आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यानी लास्ट शेल में तो चलो एक है, बट उससे पहले जितने शेल्स हैं उनके अंदर 2 4 8 बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और वो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करवाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको रिमूव करवाना क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और वो हिंड्रेंस कॉज कर रहे होंगे, हिंड्रेंस यानी कि शील्डिंग कॉज कर रहे होंगे, और मैं इजीली रिएक्शन नहीं कर पाऊंगी, इसको मैं रिएक्टिव नहीं बोल पाऊंगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे फील्ड एनर्जी लेवल्स
can shield mask the effect of the nuclear charge causing the outer electron to be less attracted to the nucleus. एक पॉइंट हो गया ये कि अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा आ रही है तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। लाजमी बात है, इंक्रीज साइज का मतलब है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज है। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो लाजमी बात है कि उन नंबर ऑफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बीच में बहुत सारी हिंड्रेंस या शील्डिंग आ गई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कर रहे हैं, हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं, शील्डिंग कॉज कर रहे हैं, एंड देयर वुड बी लेसर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये वही चीज को एक अलग तरीके से बता दिया कि न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है, या मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से, this last valence electron will be less attracted towards the nucleus. ठीक है, therefore the addition of extra shells and subshell in an atom will cause the outer electrons to experience less of the attractive forces of the nucleus. So एग्जाम्पल ये दी हुई है आपके पास, सोडियम की बात करें, अगर ग्रुप 1 है, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर अब उसी ग्रुप 1 में हम बात करें, डाउन द ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, तो एज इट हैज फ्यूअर शेल्स एंड देयरफॉर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस शील्डिंग इफेक्ट देन इन सीजियम। यानी सोडियम आपके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है सीजियम से, क्योंकि सोडियम टू सीजियम आप जाते हैं यानी डाउन द ग्रुप, तो साइज हो रहा है इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये सोडियम है फॉर एग्जाम्पल। फिर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ये लिथियम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्पेस, more electron population, less attraction between nucleus and electron, यहाँ पे मजीद कम हो गई। क्या ये बात आती है समझ? ओके, ये वही चीज है, ठीक है। मैंने शुरू में जो है वो इंट्रोडक्शन आपको दिया है सारी चीजों का, ये वही चीजें रिपीटेड यहाँ पे आ रही है डिटेल में समराइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि भाई डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम रीजंस जो भी आपने पढ़े हैं। न्यूक्लियर चार्ज वाला पॉइंट आ गया, शील्डिंग वाला पॉइंट आ गया, एक्स्ट्रा फील्ड इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग का मतलब नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वुड बी लेसर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड बी लेसर। यही इसी चीज को जस्टिफाई किया हुआ है यहाँ पे। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन लार्जर एटॉमिक रेडाई। सारी वही चीज घुमा फिरा के ओवरऑल देयर इज अ डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात, यही दोबारा से पॉइंट्स समराइज हुए हैं। और ये आपको एग्जाम्पल एक और दे दिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की बात करें हम, तो ये हो रहा है मामला। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपके पास जो टेबल है दैट इज इंपॉर्टेंट। चार यहाँ पे फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, एटॉमिक रेडाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप बेटा क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और अक्रॉस अ पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके रीजन एटॉमिक रेडाई आ सकते हैं, चारों के रीजन है एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट वुड बी देयर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन भी ज्यादा होंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक, एटॉमिक रेडाई ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लास्ट इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि जब हम बात करते हैं पीरियड की लेफ्ट टू, सॉरी वर्ड, हाँ, रीजनेबली कांस्टेंट का मतलब जब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो आप कोई दो एलिमेंट कंसिडर कर लो, आप सोडियम और मैग्नीशियम कंसिडर कर लो। द सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो होगी 281 और मैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो होगी 282। क्या मैंने किसी एक्स्ट्रा शेल को ऐड किया है गोइंग फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम? नहीं ना, दैट इज द रीजन। क्योंकि हम जब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट तो अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन शेल
ऐड करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर किसी में एक आ रहे हैं तो दो भी आ सकते हैं, उसी शेल के अंदर तीन भी आ सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज समटाइम्स नहीं हो रहा होता, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ रहा होता है। जब भी यहाँ पे रीजनेबली कांस्टेंट लिखा हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ही नहीं बढ़ रहा है ज्यादा। लेफ्ट टू राइट जाके हम काफी हद तक देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल वही है, सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ये बात आई है समझ? जी। ठीक है। और एटॉमिक रेडाई क्या हो रहा है भाई? एटॉमिक रेडाई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर पर इंक्रीज होता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी की कहानी है, सारी चीजें दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ गई, तो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है क्रॉस अ पीरियड? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडाई डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वुड बी इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन यही है, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो अट्रैक्शन भी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से ये चीजें हो गई, चार, 3 से 4 फैक्टर हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए बात हो रही है प्रिडिक्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कि यानी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुझे पता है किसी भी एटम की, एलिमेंट की, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि वेदर इट इज गोइंग टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड और एन आयोनिक बॉन्ड। ये कैसे पता चले? ये ऐसे पता चलेगा, द डिफरेंस इन पॉलिंग इलेक्ट्रोने, अब ये साइंटिस्ट का नाम यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, उसका डिफरेंस निकालना। इसका माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट वेदर अ बॉन्ड इज कोवेलेंट और आयनिक इन कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये हमें पता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें हम, तो उसमें टोटल जो है वो 2 पेयर है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। पेयर ऑब्वियसली 3 बन रहे होते हैं। ये बात जहन में है? मैं जी। आपको, ठीक है, मैं आपको एक आध एग्जांपल भी दे दूंगी इसकी, सिंगल और डबल और ट्रिपल की। एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम। यानी ये डायटोमिक आपके पास एग्जांपल आ गई जिसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन टू एटम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन के पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बोथ एटम्स will have the same electronegativity value and have an equal attraction for the bonding pair of electrons leading to formation of a covalent bond। बात ये हो रही है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और क्लोरीन गैस की, तीनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तीनों की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाजमी बात है होगी। लेकिन बात एक्चुअल क्या है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ये कैसे प्रूव हुआ? ये ऐसे प्रूव हुआ कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है कि इसके लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम की बात करूं, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, H2 की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर रहा है, और इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक अपना इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टोटल कितना शेयर हो रहा है, तो 2, यानी एक पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लास्ट शेल में मौजूद है 7। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो फर्स्ट शेल में होगा ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड में होगा 8 और लास्ट शेल में होगा 7। तो ये जो 7 है ये मैंने ड्रॉ कर दिया। 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन वी हैव 7। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी 2 क्लोरीन है यहाँ पर। दूसरा क्लोरीन भी ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पेयर शेयर हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन गैस, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली 1 पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट शेल ये रहा इसका 1 2 3 4 5 6। और अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे एक एक पेयर था, यहाँ पे दो पेयर है। तो ये जो दो पेयर बन रहे हैं इसका मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, क्योंकि एक पेयर एक बॉन्ड बनाता है, एक पेयर एक बॉन्ड बनाता है तो दो पेयर दो बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन के बीच में जो आपके पास बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यानी एक ही बॉन्ड है, सिर्फ क्लोरीन और क्लोरीन। अगर मैं यहाँ बात करूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने आपको शो किया है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहलाती है ये कोवेलेंट बॉन्ड की। अब ये तीन एग्जाम्पल दी हुई थी, और यहाँ पे बोला क्या जा रहा था, यहाँ पे बोला ये जा रहा था कि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल जो मौजूद है, ये डायटोमिक इसको कहते हैं हम, जहाँ पे दो एटम मौजूद हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स, यानी दो एटम मौजूद हैं अगर, तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही हो रहा है तीनों में, ठीक है। हाइड्रोजन में भी यही हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन में भी यही हो रहा है, और ऑक्सीजन में भी अगर एक दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन एटम भी दो ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब भी वहां पे चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन आ गए और दो बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर होती है, यानी दोनों एटम इक्वल इक्वल शेयर कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो बोथ एटम्स विल हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये दोनों एटम, हाइड्रोजन के अंदर ये दोनों एटम, ऑक्सीजन के अंदर इसके दोनों एटम, क्लोराइड के अंदर इसके दोनों एटम, क्लोरीन के अंदर, they will be having same electronegativity value and have an equal attraction for the bonding pair of electron leading to a formation of covalent bond। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन समझ आया, ये है रीजन कि जब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो दो एटम इन्वॉल्व हैं, दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन दैट mutual sharing of electrons. If one of them is sharing one electron, other one is also sharing a single electron, leads to a pair of electron, right? So if they are sharing equal number of electron, they will be having equal electronegativity and there will be no difference in their electronegativity. This equal distribution leads to a non-polar molecule। क्या ये बात आई है समझ? non-polar का मतलब it is having no poles। poles क्या होते हैं? poles are two poles ना, basically there we have two poles, positive and negative। अगर positive and negative होता तो वो तब होता when one is absolutely obviously is going to lose that electron and the other one is going to gain that electron, then we can say that it's a polar molecule, it is having two poles, positive and negative। लेकिन यहाँ पे ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज mutual sharing is there, equal sharing is there, a molecule is non-polar, bond is covalent, and obviously both of the atoms is having same electronegativity because they are participating equally, they are participating in the bond formation equally, sharing the equal number of electrons। ये बात आई है समझ? ठीक है, अब तक कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं। ठीक है, ये देखो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, ठीक है। इक्वल वाली बात आ गई, क्यों इक्वल वाली? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, सेम गोज विद द फ्लोरीन, ठीक। डायटोमिक की बात हो रही है, अभी तक हमने जो है वो सिर्फ डायटोमिक गैसेस की बात की है। मैं ओजोन की O3 की बात नहीं कर रही, मैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ट्राई एटॉमिक उसकी बात नहीं करी, अभी हमने सिर्फ डायटोमिक की बात की है। अच्छा जी, कोवेलेंट में तो समझ आ गया हमें, और हमने एग्जांपल भी ले ली नॉन मेटल्स की और गैसेस की। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर की पॉइंट लिखना चाहो तो ये भी मेंशन कर दो कि मेटल्स आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, ये मैंने आपको बताया था, और मेटल्स के साथ नॉन मेटल होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और यही आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड भी कहलाते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक। और अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग, ऑब्वियसली कोई वहां पे पोल्स नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, तो वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कीजिए कि जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो उसको हम पोलर कंपाउंड भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड की, तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आई है समझ? आगे जी देख, हाँ। ओके आगे देख लेते हैं। बात ये हो रही है कि अब अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें,
तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास, अच्छा एक और इसी में पॉइंट ऐड करो, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर गैसेस में होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द गैसेस, डायटोमिक गैस, ट्रायटोमिक गैस, तो गैसेस आर मोस्टली हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। और मेटल्स के अंदर, यानी सॉलिड सॉलिड समझ लो, गैस अगर कोवेलेंट है तो सॉलिड और लिक्विड में ज्यादातर दे आर हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। तो अब आयनिक में क्या हो रहा है, आयनिक आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे कभी भी म्यूचुअल शेयरिंग तो हो नहीं रही। यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वही पुरानी चीज जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, कि अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, इसको देख लो पहले जल्दी से, फिर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। When atoms of different electronegativities form a molecule, the shared electron are not equally distributed in the bond. Obviously, they would be the more electronegative, and other would be a partial negative charge delta. ये delta कहलाता है या partial sign कहलाता है। Less electronegative atom will have a partial positive charge delta। भी क्या हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। And they are called as polar covalent molecule। बात हो रही है H और F की, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कहलाता है ये कंपाउंड। यहाँ पे फ्लोराइड की नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इफ द वन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, the other one would be definitely having a positive charge, because we are talking about ionic bond right now. Ionic bond, yeah, ionic compounds are also called as polar compounds. Polar compounds means they are having pole, and these are the poles we are talking about, plus minus two poles are there. Hydrogen is going to lose electron, that is why it is having positive charge, and this fluoride is going to gain that electron, that is why it is having negative charge। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कभी भी सेम हो ही नहीं सकती। आयनिक बॉन्ड में हमेशा सेकंड एलिमेंट जो आपके पास मौजूद है, यानी फ्लोराइड, इट इज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दिस वन इज हैविंग ऑब्वियसली लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहला रहा है आपका ये, ठीक है। ये बात हो गई। आगे आ जाते हैं। अब बात, ये जो दो पॉइंट है शुरू के इंपॉर्टेंट है, ये देखिए गौर से, कि इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है आपस में, यानी एक की वैल्यू आ रही है 4 और एक की आ रही है शायद 15 समथिंग, ठीक है, या एक की आ रही है 0.5 और एक की आ रही है 5 और 6, यानी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है दो एटम के बीच में, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू द एटम, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जिसकी होगी वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन। वही बात है फिर से, कि आपके पास लिथियम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, फिर यही बात लिखी है, ठीक है। सॉरी, इट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, दैट वुड बी गेन बाय फ्लोरीन, एंड इट इज बिकमिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है, द cation is a positively charged species which has lost an electron, the anion is negatively charged species which has gained an electron। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। This in turn lead to an anionic bond, one atom transfers its electron and the other gains that electron। ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको टेबल ज़हन में रखना है। जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है, लेस देन 1 है, यानी बहुत माइनर सा नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक की शायद 5.5 है और एक की आ रही है 5.4, या 5.5 से आ रही है 4.5, लेस देन 1, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस हो, 0.6 का डिफरेंस हो, बहुत ही नेग्लिजिबल। और क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम? बिकॉज बोथ ऑफ दी atoms in a compound, in a covalent bond, both of the atoms are equally contributing and equally participating in the bond formation, they are equally sharing their नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक ही शेयर कर रहा है, इसलिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता। दैट मीन्स बॉन्ड टाइप इज, बॉन्ड टाइप का मतलब ऑब्वियसली वी हैव 3, ठीक है। पोलर कोवेलेंट क्या होता है मैं भी आपको बता देती हूँ। तो कोवेलेंट कब है? व्हेन वी हैव लेसर देन 1। लेकिन अगर मैं आयनिक की बात करूं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2, यानी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। डिफरेंस ज्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज वन इज लूजिंग एंड वन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फिर अगर इसके बीच में 1 और 2 की बात हो रही है तो पोलर कोवेलेंट का मतलब है कि कंपाउंड तो कोवेलेंट हो, कंपाउंड कोवेलेंट का मतलब उससे बॉन्ड कोवेलेंट हो, ठीक है, यानी वो म्यूचुअल शेयरिंग ही हो रही हो, लेकिन पोल्स आर स्टिल देयर, पोल बन रहे हो, पोलर भी हो वो। बेस्ट एग्जांपल है पोलर कोवेलेंट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl is actually having a covalent bond,
ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है इट इज समवेयर बिटवीन 1 and 2। तो इसकी वजह से वो जो चार्ज है वो डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। जब भी मैं इसको पोलर कह रही हूँ, लेकिन बॉन्ड कोवेलेंट है तो मैं इसको कोवेलेंट भी कह रही हूँ। ये टेबल समझ आया है? यहाँ तक सब क्लियर है अब तक? Yes. ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम आई एम न्यू हेयर, तो हम्म आप मुझे बता दें थोड़ा कि क्या मतलब आप पढ़ा रही हैं, कौन सा टॉपिक ये फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं, इलेक्ट्रोनिक? एक्चुअली चैप्टर जो हमने कवर किया है वो 1 और 2 कवर किया है, विच इज ऑल रिलेटेड टू एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, वी हैड न्यूमेरिकल्स एज वेल। वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन हो चुका है, आप समझे, ये सेकंड पोर्शन चल रहा है। एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू द केमिकल बॉन्डिंग, एंड आगे जाके मजीद और भी चीजें आएंगी। तो जो फर्स्ट स्लाइड या पीडीएफ है, आई एम गोना शेयर दैट एज वेल। ओके मैम। ठीक है, तो वो आप ऑब्वियसली गो थ्रू कर सकती हैं। अभी तक क्लियर है? अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, कैन यू हियर मी? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है अभी तक? All right. So I'm gonna ask you to draw some dot and cross diagram. यस मैम, अभी आज वाला Okay. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेटा मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आयनिक बॉन्डिंग भी इससे क्लियर हो जाएगी मजीद, और कोवेलेंट भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इट इज ऑल रिलेटेड टू द सेम थिंग। पूरी इसके अंदर जो थ्योरी है वो वही है, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है जो अभी हम करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होती है। मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ। ओके, ये साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहलाती है ये। ठीक है, एंड डॉट एंड क्रॉस का मतलब है कि अगर मैं बात कर रही हूँ आयोनिक की, आयोनिक हमें पता है कि ऑब्वियसली मेटल एंड नॉन मेटल। जब भी आपके पास मेटल और नॉन मेटल है, आप हमेशा आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी मेटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ NaBr, which is a compound, a salt. The name is sodium bromide. ठीक है, if I'm going to do the dot and cross diagram or draw the dot and cross diagram of sodium bromide, सबसे पहली चीज, डॉट एंड क्रॉस नाम दिया क्यों गया है? आप अगर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो, तो आप अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉन डॉट में शो कर रहे हो तो आपको ब्रोमाइड या ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस में शो करने होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोडियम ड्रॉ किया। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 11। फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। ठीक है, सेकंड शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सिर्फ। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी बाकी इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम है, इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली लूज दैट 1 इलेक्ट्रॉन विद व्हाट, विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। ठीक है, तो कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है फॉर्मूले से, 2n²। 2n²। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन वी हैव इन फर्स्ट शेल, तो आप इसको सॉल्व करो। n इज द नंबर ऑफ शेल, मैंने फर्स्ट शेल की बात की है 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट शेल में? 2। फिर मैं बात कर रही हूँ इसकी सेकंड शेल की, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 2 2 4, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बात कर रही हूँ आपसे थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 3 3 9 एंड 9 2 18। फोर्थ शेल, 4 4 16 and 16 2 32। So these are the maximum number of